नमस्कार। पवार वर्सेस पवार में लड़ाई अब आगे बढ़ गई है और दोनों गुटों की तरफ से आज शक्ति प्रदर्शन किया गया। शक्ति प्रदर्शन में भतीजे ने चाचा से ज्यादा ताकत दिखाई। अजीत पवार के साथ 30 तो शरद पवार के साथ 17 विधायक नजर आए। हालांकि अजीत पवार का दावा है कि उनके पास 40 विधायक हैं, तो अभी अजीत पवार आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन असली एनसीपी किसकी है, ये लड़ाई इलेक्शन कमीशन पहुंच गई है, जहां पर शरद पवार की पार्टी जो है अपने सिंबल पे दावा कर रही है और साथ ही उनकी तरफ से एक कैवियट भी फाइल किया गया है। इस बीच शरद पवार भी सामने आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा है कि एनसीपी भ्रष्ट है तो फिर पार्टी में शामिल क्यों किया। अजीत पवार कैंप से भी सवाल हैं कि जितनी भी मीटिंग हुई उसमें मेरा चेहरा क्यों इस्तेमाल किया। तो शरद पवार ने जो बातें कही हैं उनमें से कुछ बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। शरद पवार का कहना है कि हम सरकार में नहीं विपक्ष में हैं, पार्टी का सिंबल हमारे पास है, कहीं और नहीं जा रहा। कई चुनौतियां हैं लेकिन आगे बढ़ना है। 4 बार महाराष्ट्र का सीएम रहा हूं। महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने अलग रास्ते पर चलना चाहा, मैं अलग रास्ते नहीं जाना चाहता, उनके जाने का दुख है। शरद पवार ने कहा कि कार्यकर्ताओं को भरोसे में लिए बिना विचारधारा से समझौता किया गया है। मैंने कांग्रेस छोड़ा था तब दफ्तर कब्जा कर सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं और यहां नासिक में पुलिस की मदद से पार्टी पर नियंत्रण की कोशिश हुई। नासिक में हंगामा करने वाले क्या एनसीपी से हैं? उनके पोस्टरों में मेरी तस्वीर क्यों इस्तेमाल की जा रही है, पूछ रहे हैं शरद पवार। वो जानते हैं कि मेरी तस्वीर के बिना काम नहीं कर पाएंगे। मुझे गुरु बताते हैं और कहते हैं ध्यान नहीं दिया, ये विचित्र है। सुप्रिया सुले ने भी कुछ बड़ी बातें की हैं। सुप्रिया सुले ने भी अजीत पवार का जवाब दिया है, वो भी आपको दिखाएंगे कि सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं। जब अजीत पवार ने शरद पवार की उम्र का सवाल उठाया है तो सुप्रिया सुले ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि वरिष्ठ लोगों को हमें आशीर्वाद देना चाहिए, आखिर वो काम करना क्यों बंद करें। सुप्रिया सुले ने कहा कि रतन टाटा 86 साल की उम्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने कई और नाम लिए और कहा कि एनसीपी का नाम और निशान असली पार्टी के साथ ही रहेगा। और अब आपको सुनाते हैं कि अजीत पवार ने क्या कहा है। अजीत पवार ने शरद पवार को आराम करने की सलाह दे दी और कहा कि अगर वो राज्य में घूमकर सभाएं करेंगे तो मुझे भी जवाब में उतरना पड़ेगा। आपको बता दें कि 8 तारीख से शरद पवार पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं। उन्होंने कहा भी है कि 3 महीने में वो पार्टी को वापस मजबूती से खड़ा करेंगे। आमच्या वरिष्ठांना विनंती आहे की त्यांनी थोडा आराम करावा, एवढा हट्टीपणा करू नये। त्या संदर्भामध्ये मी आज तर थोडंच बोललेलो आहे, परंतु उद्याच्याला सभा जर व्हायला लागल्या तर मला वस्तुस्थिती देखील लोकांना सांगावी लागेल। ती वेळ येऊ नये, ती वेळ कुठल्याही घरामध्ये येऊ नये, कुठलंही घर त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये अंतर पडू नये। परंतु या सगळ्याची नोंद माझ्या कार्यकर्त्यांना तुम्ही सगळ्यांनी घ्यावी की आता आम्हाला अनेक बैठकामध्ये या सगळ्या पहिल्या राजनीतिज्ञांना विचारा, आमच्या वरिष्ठांनी सांगितलं 2024 मध्ये देखील मोदी साहेबच येणार। सांगितलं की नाही? मी खोटं नाही बोलणार बाबांनो, मला काय मिळवायचं खोटं बोलून? खूप काही तुम्ही प्रेम दिलं, खूप काही 4-4 वेळेला का 5-5 वेळेला उपमुख्यमंत्री झालो, माझं तर रेकॉर्ड झालंय। पण तिथंच गाडी थांबते, पुढे काही जाईना। मला मनापासून वाटतं की मी राज्याचा प्रमुख व्हावं। माझ्या मनामध्ये काही गोष्टी आहेत, त्या राबवायचं म्हटलं तर प्रमुख पद लागतं। और हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सुनील सिंह। सुनील, ये लगातार सुबह से मीटिंग्स और शक्ति प्रदर्शन और अलग अलग कैंप की ताकत नजर आई और इस वक्त जो दिखता है उसमें लगता है कि जो भतीजे हैं अजीत पवार वो चाचा के ऊपर भारी पड़ रहे हैं अगर संख्या बल की बात की जाए। लेकिन ये भी सच है जो शरद पवार सवाल उठा रहे हैं कि उनकी तमाम मीटिंग्स में, सभाओं में अगर शरद पवार का चेहरा इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब ये साफ है कि उनके चेहरे के बगैर काम नहीं चलेगा। और चुनौती जिस तरह की दी जा रही है, अलग अलग जो दावे हैं कि उनके साथ 40 लोग हैं, फिर कहा जा रहा है कि लगभग 30 लोग अजीत पवार के कैंप में इस समय नजर आए, 17 लोग जो है वो शरद पवार के साथ में नजर आए। तो क्या दिखाई दे रहा है वहां पर और अभी भी जोड़ तोड़ चल रही है? देखिए, जोड़ तोड़ तो चलेगी नगमा, क्योंकि संख्या बल जब तक पर्याप्त नहीं होगा तब तक अजीत पवार ने जो ये दांव खेला है वो उनके लिए खतरा बना हुआ है। आज शक्ति प्रदर्शन दोनों गुटों की तरफ से किया गया। मैं यहाँ पर एमएटी में हूँ, बांद्रा में, यहीं पर सभा आयोजित थी मीटिंग,
और लगभग बता रहे हैं कि 30 से 32 विधायक आज यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन उनको अगर दल बदल विरोधी कानून से बचना है तो 37 की संख्या के करीब उनके पास संख्या चाहिए, जो कि संख्या आज यहाँ दिखी नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुलना करें शरद पवार के साथ तो शरद पवार के पास कम से कम 14 के आसपास बता रहे हैं कि विधायक पहुँचे थे, तो उनसे तुलना में इनके पास ज़्यादा हैं। और अभी भी 5 से 6 कुछ ऐसे हैं जो न तो यहाँ पर थे न वहाँ पर थे, तो वो बीच मझधार में कहीं हैं, तो उनको साथ में लाने की कोशिश हो रही है और शायद वो सफल भी हो पाएंगे, क्योंकि इस बार उनके साथ सरकार है, सत्ता बल है। ये जो कुछ लोग हैं जो न इधर गए न उधर गए, उनको तो दोनों तरफ से ही अपने अपने साथ लाने की कोशिश हो रही होगी। और जैसा आपने कहा कि अजीत पवार के लिए खतरा बना हुआ है, तो ये समझाइए कि अजीत पवार को क्यों खतरा? वो सरकार में भी गए, उनके मंत्री बने, मतलब केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र में हो, तमाम जगह उनके साथ सत्ता है। तो क्या शरद पवार की ताकत इस समय दिखती है कि अजीत पवार को खतरा बना हुआ है? क्यों लोग वापस शरद पवार के साथ जा सकते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, आप साल 2019 का देखेंगे तो उस समय भी अजीत पवार गए थे, लेकिन तब उनके साथ 10 से 12 विधायक थे और एक दिन में ही सभी शरद पवार के फ़ोन पर वापस आ गए थे। इस बार हम देखें तो भले परिस्थिति बदली हुई है, सत्ता उनके साथ है, लेकिन जिस दिन उन्होंने शपथ ली रविवार के दिन, उस दिन दावा किया जा रहा था कि कम से कम 40 के आसपास विधायक हैं और है। लेकिन उसके बाद ही तुरंत जो विधायक शपथ विधि के दौरान मौजूद थे, उसमें से 2 या 3 ने शरद पवार को फ़ोन किया और उनके पास वो चले गए। उन्होंने कहा कि उन्हें तो मीटिंग कहकर बुलाया गया था और एक कागज़ पे उनसे सही ले ली गई। यहाँ तक कि एक सांसद थे अमोल कोले, वो भी शपथ विधि में शामिल थे, लेकिन बाद में जाके वो शरद पवार से जाके मिल गए। तो ये जो है कि वहाँ पर मौजूद तो थे उस दिन, उन्होंने एफिडेविट दे दिया है या नाम भी दे दिया है, लेकिन उन्हें आगे चलकर चिंता है अपने विधानसभा क्षेत्र की। उन्हें आगे जाकर चुनाव भी लड़ना है, जीतना है, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी जाना है। तो वहाँ पर किस मुंह से जाएंगे? क्योंकि देखिए, बात विकास के बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं लोगों का काम करेंगे। चुनाव प्रतिनिधि लोगों का काम करता है, इलाके में काम होना चाहिए, जनता के विकास की बात होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेता हैं जो कि एक सरकार दे रहे हैं जो कि विकास कर रही है, तो उनका हाथ बटाना चाहिए। लेकिन आप एक अलग विचार से चुनकर आए हैं, एक सेकुलर पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, आपके वोटर्स अलग हैं, आपके जो कार्यकर्ता अलग हैं, तो फिर उनके बीच में आपके पास जाना है। और ऐसा नहीं है कि पूरी एनसीपी पार्टी यहाँ पर आ गई है। शरद पवार जो है आपसे अलग खड़े हुए हैं, तो और उस विचारधारा को वो अभी भी पकड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वो ज़मीन पर जाएंगे, बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे, एक माहौल बनाएंगे और पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर अगर एक तो संख्या जो विधायक हैं, भले इस बार कुछ समय के लिए इन्हें सत्ता पक्ष का फ़ायदा मिल जाएगा, उन्हें सत्ता में मलाई भी मिल जाएगी, हिस्सा भी मिल जाएगा, लेकिन फिर आगे भी तो चुनकर आना है। ये भी एक डर कहीं ना कहीं उन्हें सता रहा होगा और होगा। तो शायद इसीलिए कुछ लोग, जैसे 14 लोग वहाँ पर चले गए। अभी भी हालांकि इनका कहना है कि हमारे पास उतनी पर्याप्त बल है, संख्या है, जब जिस दिन आवश्यकता होगी उस दिन सब सामने आ जाएंगे। लेकिन आज हमने देखा कि जो 32 के करीब 32 थे, उन्हें बस में बिठाया गया और बस में बिठाकर यहाँ से ले जाया गया। यानी अब जो हैं कम से कम उनको संभालने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि खतरा बना हुआ है एक तो दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी भी विधायकों को जुटाने की, अपने साथ रखने की कोशिश हो रही है। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि अजीत पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग को ये जानकारी दी है कि अजीत पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 30 जून को एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला हुआ है। तो सुनील, इस पर इस वक्त ये खबर आ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है अजीत पवार को, जैसा कि चुनाव आयोग को जानकारी दी गई है। देखिए, कल तक तो इनकी रणनीति यही थी। जब परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी प्रफुल्ल पटेल ने, तब उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमारे शरद पवार ही रहेंगे। उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पे कहा था। जी बिल्कुल। और अब अभी तक के हमने जो बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं उसमें सबसे बड़ी फोटो शरद पवार की है, ये बताया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि जो आगे चल के, चूंकि अब ये कानूनी लड़ाई है, ये एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई है, जो कि अब कानूनी लड़ाई के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो स्वाभाविक तौर पर जो इनके साथ नहीं है
उसे अभी अध्यक्ष दिखाएंगे, और तो वो जब दिखेंगे ही नहीं साथ में तो आगे जाके अपना पक्ष कैसे रख पाएंगे। तो इसीलिए लगता है कि एक रणनीति के तहत ये परिवर्तन किया गया होगा और अजित पवार को ही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा तो अजित पवार ही है इस पूरे गुट के। अब तक लगातार ये कहा गया कि शरद पवार जो है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तमाम इस कैंप के लोग भी यही कहते रहे, लेकिन अब ये पता चला है कि अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग को जानकारी दे दी है। धन्यवाद आपका सुनील, हमारे साथ इस वक्त और मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। वेंकटेश केसरी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। वेंकटेश जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर। अब तक ये कहा गया दूसरे गुट से भी कि शरद पवार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, हम तो चाहते हैं हमारे साथ आ जाए वो, हम सब साथ हैं। आज भी सबसे बड़ी तस्वीर उन्हीं की लगी, लेकिन अब ये जो हुआ है कि अजीत पवार गुट ने जानकारी दी है कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये किस रणनीति के तहत किया गया? कानूनी लड़ाई में तो बदल गया है, चुनाव चिन्ह को भी लेकर, पार्टी को लेकर असली एनसीपी कौन है, पर इसका क्या असर अब दिखता है? ऐसा है कि चुनाव आयोग में जाएगा, चुनाव आयोग शायद दोनों के जो इलेक्शन सिंबल है वो फ्रीज करके दोनों को अलग अलग नाम दे सकता है, लेकिन पॉलिटिकली अजित पवार के नाम पे महाराष्ट्र में कितना वोट मिलेगा, क्योंकि अजित पवार अकेले या फिर वो उनके साथ में, आज रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे एक डिस्टर्ब है इस जो डेवलपमेंट हो रहा है। नागपुर गए थे, नागपुर से बॉम्बे वापस आ गए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का वहाँ टूर था लेकिन वो बीच में छोड़ के आ गए। तो ये जो दिखाई दे रही लड़ाई है एनसीपी वर्सेस एनसीपी एक भाग तो है, लेकिन दूसरे ये जो डेवलपमेंट हुआ है उसके अंदर जो रिएक्शंस आ रही है वो विद इन द रूलिंग फ्रंट में बीजेपी है, एकनाथ शिंदे है, कहीं ना कहीं उसके अंदर बेचैनी दिखाई देती है। देखिए अभी तक उन्होंने अपने पोर्टफोलियोज अनाउंस नहीं कर पाए, शपथ तो ले लिए 9 लोगों ने, लेकिन उनके पास कौन सा खाता रहेगा ये पता नहीं है। आज की खबर ऐसे है कि अजित पवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री देने के लिए बीजेपी अपोज कर रही है। तो ये लड़ाई आने वाले दिनों में ज्यादा से और पेचीदा हो जाएगी। एक चुनाव आयोग के पास दोनों जाएंगे, ये बात सच है। शरद पवार जब घूमेंगे तो सिर्फ वो अटैक करने के लिए नहीं घूमेंगे, वो अपने कैंडिडेट भी देखेंगे, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट क्या क्या है उस कैंडिडेट में, और वहां उनको आश्वस्त करेंगे कि आपको तैयारी करनी है, आपको लड़ना है। तो ये सब बातें हैं। आज नंबर शायद इनके पास में ज्यादा है, शायद नहीं, उन्होंने कहा कि 30 है, यानी शरद पवार के खेमे से ज्यादा अजित पवार के साथ में है, लेकिन फाइनल पिक्चर आपको दिखाई देगा असेंबली फ्लोर पे। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी भले ही नंबर्स हैं, लेकिन अगर विधानसभा की बात करें और ये तमाम विधायक जब अपने अपने क्षेत्र में वापस जाएंगे तो उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि जिस पार्टी के लिए या जिस आइडियोलॉजी के या जिस चेहरे पर वो चुनाव जीत कर गए थे, अगर वो उसके साथ नहीं है तो क्या वो जनता को जवाब देंगे। और शायद ये डर बना हुआ है अजीत पवार कैंप में कि लोग वापस न चले जाएं शरद पवार के साथ, क्योंकि पहले ही 1-2 लोग वापस गए हैं, तो ये संख्या जो है इसको अपने साथ जुटाए रखना एक चुनौती है। और भी मेहमान हमारे साथ जुटे हुए हैं, सलीम सारंग नेता एनसीपी और अजीत गुट के हैं, अजीत पवार गुट के, और हमारे साथ समीर एच दलवाई हैं जो नेता एनसीपी हैं, जो शरद पवार गुट के हैं। सलीम सारंग साहब, क्या अजीत पवार के कैंप में ये डर अभी भी बना हुआ है कि लोग छोड़ के जाएंगे, क्योंकि शरद पवार का ही बड़ा चेहरा है, तमाम जगह उन्हीं की बड़ी फोटोज नजर आई, अभी भी लगी हुई? ये डर बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखोगे तो 40 के 40 आमदार इस वक्त हमारे पास है। कहाँ थे? आज तो 40 तो थे नहीं, उसमें लगभग 30 के बराबर थे। उसमें से पहले दिन भी कुछ लोग वापस भी गए शरद पवार के साथ। 32 हमारे पास है और 40 के एफिडेविट है हमारे पास, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे 3-4 आमदार और आ जाएंगे हमारे पास। तो जो आप आंकड़े की बात करो, सारे के सारे लोग हमारे साथ। अभी इसमें आपको चीजें समझना होगा कि इतने सारे आमदार नाराज क्यों हो रहे। लोग ये सत्ता की बात करें, सत्ता की बात नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन की बात है। पिछले 2 साल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन नहीं हो पा रहे थे। एक छोटा कार्यकर्ता हो या कोई भी लेवल का संगठन हो, उनको पोजीशन नहीं दिया जा रहा था, उनके बारे में सुना नहीं जा रहा था। और आदरणीय पवार साहब जो है बड़े लीडर है, हमारे बड़े नेता है, लेकिन उनके आसपास जो अजीत पवार, पर अजीत पवार के चाचा हैं शरद पवार, और ये परिवार की भी एक तरह से बात है। तो क्या ये बातें जो है, ये भी लोग पूछते हैं कि आप ये अंदर अंदर ये बात
की नहीं जा सकती थी, या क्या दूसरी पार्टी में शामिल होकर ही ये बात हो सकती थी? वैसे अजीत पवार के ऊपर क्या वो तमाम विधायक भरोसा करेंगे जो चुन के आए हैं शरद पवार के साथ जो थे, वो अपनी वहां पर जब वो लौटेंगे अपने क्षेत्र में तो क्या जवाब देंगे? ये भी सवाल उठ रहे हैं। और एक बार अजीत पवार पार्टी छोड़ के जाके वापस भी आ चुके हैं। नहीं, देखिए, जब पिछली बार की बात कर रहे थे जब भी लोगों को उस चीजों का, वो सिचुएशन की समझ नहीं थी। अभी लगभग 2.5-3 साल होने आए हैं। 3 साल में लोग अब काफी चीजें समझ गए। अजीत दादा के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर वो जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दादा का एक ये चीज है कि उन्होंने कोई चीज प्रॉमिस किसी को किया तो वो करके जाएंगे। बाकी लोगों का कुछ ऐसा होता है कि उन लोगों को झूठा आश्वासन दे देते हैं कि हम ये काम करने वाले हैं। मीठी मीठी बात होती है लेकिन वो काम कभी हो नहीं पाता। लेकिन अजीत दादा की तरफ लोगों का ट्रस्ट ये इसलिए है कि अगर कुछ काम नहीं होना है तो वो बोल देंगे कि नहीं होगा, होने वाला है तो ऑन द इंस्टेंट जवाब देंगे कि ये काम होने वाला है। तो ये अजीत दादा का। रही बात, डरने की बात ही नहीं है कि ये पर अभी तक तो शरद पवार जी का चेहरा, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ही वो। अभी अभी खबर आई कि अजीत पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया और 30 जून को एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक में इस पर फैसला हुआ है और अब चुनाव आयोग को जानकारी दी गई। लेकिन अभी तक अब जो मीटिंग्स आपकी हुई उसमें भी शरद पवार की फोटो सबसे बड़ी लगाई गई, शरद पवार को गुरु बताया जा रहा है। तो तमाम चीजें जब आप शरद पवार के नाम पे अब भी कर रहे हैं, पर आप अब कह रहे हैं कि बात नहीं सुनी जा रही थी, तो ये बात लोगों को कुछ समझ नहीं आएगी कि आप लोग करना क्या चाह रहे हैं। इस पर भी आपसे जवाब लेना चाहेंगे, पर एक ब्रेक के बाद 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। हम लौट रहे हैं महाराष्ट्र में ये पवार वर्सेस पवार जो इस समय चल रहा है घटनाक्रम, उस पर वापस लौटेंगे। और हम चर्चा कर रहे हैं कि इस समय महाराष्ट्र में जो उथल पुथल हो रही है, अब आगे उसमें क्या होना है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ अजीत पवार गुट के एक मेहमान भी मौजूद हैं। तो वेंकटेश केसरी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी कि इस वक्त एक तो खबर ये आ गई कि शायद अब अध्यक्ष पद से शरद पवार को हटा दिया गया है। शरद पवार जो हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन उन्होंने भी किया, अभी उनकी शक्ति कम नज़र आ रही है, लेकिन आप कहते हैं कि जब वो घूमेंगे तो तस्वीर बदल सकती है और लोग वापस लौट सकते हैं। इस बीच जो एनसीपी के अंदर अंदर की लड़ाई थी उसमें भी वही सक्सेशन को लेके झगड़ा कि उत्तराधिकारी कौन, आज जिस तरह के टिप्पणियां की अजित पवार ने शरद पवार की उम्र पर, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये एक डिससैटिस्फैक्शन था सुप्रिया सुले और अजित पवार के बीच, जो सक्सेशन की जंग थी, उसका नतीजा दिख रहा है ये? बिल्कुल, क्योंकि अजीत पवार एम्बिशियस तो है ही। उन्होंने कहा कि मैं 5 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा हूं लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बन सका। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि किसी का बेटा नहीं बनना, यानी शरद पवार का मैं बेटा नहीं बना, इसलिए मुझे सक्सेशन नहीं मिल रहा है, ये बात उन्होंने कही। तीसरी बात, उनका अंदाज था कि आप जैसा मार्गदर्शक मंडल है बीजेपी का, वैसा आप मार्गदर्शक मंडल के रहे आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसा, और हमको आशीर्वाद दे। इसका मतलब है कि पार्टी पूरे हमारे हाथ में है, हम सियासत करेंगे, हमारी कुछ गलती है तो आप बताए वगैरह वगैरह। तो वो बातें अलग है, लेकिन पार्टी मेरे हाथ में सौंपना ये उनकी जो डिमांड थी। तो बात ऐसी है कि उन्होंने जैसे बगावत इसके पहले दूसरे राजनीतिक दलों में हुई, जैसा मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश ने किया या चंद्रबाबू नायडू ने एनटी रामाराव से ले दिया, उसी तरीके से ये भी एक तरह से उतावले हुए और उनको सत्ता चाहिए। अब सवाल ऐसा है कि इनके नाम पे वोट मिलेगा क्या, क्योंकि उन्होंने कहा कि एमएलए उनके साथ में है लेकिन जनता आवाम किसके साथ में है ये देखना पड़ेगा। और दूसरी बात जो शरद पवार ने की कि जिसके खिलाफ आप लड़े थे उसी के साथ में आप बैठे, तो इट्स ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस होता है लोगों का, क्योंकि आपने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था और आप जीत के आए। तो ये बातें, कुछ आर्गुमेंट है, कुछ रियलिटी है। अब ये सब लोगों के अंदर जाएगा, क्योंकि 9 महीने के बाद में लोकसभा का चुनाव है, उसके 4 महीने के बाद में असेंबली का चुनाव है। तो ये पावर की जो लड़ाई है सिर्फ वो मैक्सिमम साल भी नहीं रहेगी वो। तो और ये जो पार्टी सिंबल की लड़ाई है इस समय कि किसके पास, आपने देखा पवार वर्सेस पवार अभी है, लेकिन 1 साल पहले महाराष्ट्र में यही शिवसेना कौन, असली शिवसेना कौन, और वही जो है चुनाव चिन्ह की लड़ाई। अभी अजीत पवार कुछ क्लेम कर रहे हैं कि वही एनसीपी हैं, अब शरद पवार, सुप्रिया सुले लगातार कह रहे हैं कि उनके पास ही पार्टी का सिंबल होगा। तो ये जो लड़ाई है वो
कहाँ किस तरह से अनफोल्ड करती हुई दिखती है? जो शिवसेना वाला उदाहरण है उसमें तो जो ब्रेकअवे ग्रुप था वहां चला गया सब कुछ, तो अब आपको यहाँ पे क्या दिखता है? नहीं, शिवसेना का ऐसा है कि वो सिंबल पे बहुत प्यार करने लगे। शरद पवार ने कहा कि उनकी पूरी लाइफ में 60 साल में उन्होंने 5 सिंबल पे चुनाव लड़े हैं। तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा कि अगर आप लोगों में जाते हैं, लोगों का समर्थन है, तो सिंबल का बहुत कुछ मायने नहीं रखता है। शिवसेना और एनसीपी में ये फर्क है। दूसरी बात, उनका अपने ऊपर भरोसा है कि जैसे वो घूमेंगे तो लोग उनके साथ में रहेंगे। सलीम सारन, एक टिप्पणी आपसे इस पर। शरद पवार को इस सिंबल की जरूरत नहीं, उनका चेहरा जो अगर वो लोगों के बीच घूमेंगे तो उनके चेहरे पर ही वोट, तो इसलिए जो लड़ाई है चुनाव चिन्ह की वो इस समय इतनी बड़ी शरद पवार के लिए नहीं है जितनी कि अजीत पवार के लिए महत्वपूर्ण है। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप अजीत पवार साहब के लिए अगर ये बात कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, मैं इनकी बात को डिनाई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन पिछली बार जब मोदी वेव थी उस बार हमारे पास कम से 15-16 आमदारों को जो दूसरी पार्टियों से लाके अजीत पवार साहब ने अपने दम पे जिता के लाया है उनको। और अजीत पवार साहब पूरी लड़ाई तो वो सक्सेशन की है, जो अजीत पवार ने लगातार कहा कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है और मैं इतनी बार मौका नहीं दिया जा रहा। दूसरे पार्टियों में जो है रिटायरमेंट की एज होती है, यही उनकी समस्या रही। आप कह रहे थे कि बात नहीं सुना जाता था, लेकिन जी ये समस्या नहीं है। अगर आप देखेंगे नगमा जी, एम्बिशन होना कोई गलत बात चीज नहीं है। और रही बात पवार साहब की, आज वाकई में उनकी हेल्थ देखिए, उनकी जो हेल्थ पे जो बीत रही है वो जानते हो। 83 की एज में आज भी ये लोग उनको लेके जाके पब्लिक में लेके जाना चाहते हैं। सांप का प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं। उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो ऑफिस बेयरर है, जो नेता नहीं है, वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं। वेंकटेश जी हंस रहे हैं इसके ऊपर। नहीं, ये कन्विंसिंग नहीं है। शरद पवार अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं। 83 साल की उम्र है तो क्या, और भी लोगों का उदाहरण दिया सुप्रिया सुले ने कि 86 की उम्र रतन टाटा की, वो काम कर रहे हैं। बुजुर्ग होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप काम ना करें, अगर आप सक्षम हैं, अगर आप फिट हैं। बहरहाल हमारे पास अभी इस चर्चा के लिए इतना ही समय है। धन्यवाद आपका सलीम सारंग और वेंकटेश केसरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार दोनों ही खेमों में, अजीत पवार और शरद पवार के खेमे में हलचल चल रही है। अजीत पवार का समर्थन करने वाले जो विधायक हैं, जो मीटिंग में आए थे, सभी को एक बस में बिठाकर ले जाया गया है। खबर है कि सबको एक साथ एक होटल में रखा जाएगा, क्योंकि ये डर बना हुआ है कि कहीं लोग वापस ना जाएं। देखिए ये रिपोर्ट सुनील सिंह की। शिवसेना से जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी, तब जो पिक्चर तस्वीरें देखने को मिली थी, ठीक वैसी तस्वीर हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। राजनीतिक जो घटनाक्रम हो रहा है, देखिए ये विधायकों से भरी हुई बस है। जो अजीत पवार के समर्थक में जो विधायक हैं, हमें विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि झिरवल यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। धनंजय मुंडे भी बगल में बैठे हुए हैं। विधान परिषद सदस्य हैं अमोल मिटकरी हैं। तो अलग अलग जो भी विधायक हैं, वो सभी जो भी अजीत पवार के समर्थन में हैं, वो यहाँ एक साथ लाए गए थे। और अब सभा समाप्त हो गई है। सभा के बाद एक साथ ले जाया जा रहा है। जो दावा किया गया है अजीत पवार गुट की तरफ से कि उनके पास 40+ विधायक हैं। हालांकि यहाँ पर जो काउंटिंग की गई, जो नज़र आए, वो 30 के करीब आंकड़ा जाता हुआ दिखा। लेकिन उनका कहना है कि कुछ लोग अभी ज़रा सा असमंजस में हैं, कुछ अस्पताल में हैं, कुछ जो है कि शरद पवार जी के पास गए हैं। लेकिन जो भी हैं, सभी जो है कि अजीत पवार के साथ में हैं और जब भी जरूरत होगी तब सब एक साथ आएंगे। लेकिन फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो विधायक हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और उनके समर्थक हैं जो कि उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। और सभी ये विधायक, देखिए अदिति तटकरे दिखाई पड़ रही हैं जो कि जिन्होंने 9 मंत्री पद की जिन्होंने शपथ ली, उसमें से एक वो हैं। तो ये सभी अजीत पवार समर्थक विधायक हैं जो बस में फिलहाल ले जाए जा रहे हैं। तो जिस तरह से दावा किया गया है अजीत पवार गुट की तरफ से कि ज़्यादातर विधायक उनके साथ हैं, तो फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विधायकों की संख्या, शरद पवार के पास तकरीबन 12 से 14 विधायक गए थे जो जानकारी मिली थी, और यहाँ पर 30 के करीब हैं। तो कहीं ना कहीं इनका बहुमत या जो दावा किया जा रहा है वो अपने दावे के काफ़ी करीब जा रहे हैं। हालांकि दल बदल कानून से अगर बचना है तो आंकड़ा जो है वो 37 के आसपास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहना है कि हमारे पास 40 से भी ज़्यादा है। ये बस
को देखें और उसमें बैठे विधायकों की संख्या को देखें और दावेदारी को देखें तो कहीं ना कहीं अजीत पवार के इस बार के दावे में पहले की तुलना में ज़्यादा दम दिखाई पड़ रहा है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। इस वक्त 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।